Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 What is wrong with Indian films के क्वेश्चन एंड आंसर्स. यानी पिछले ही सेशन में हमने पूरे चैप्टर पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन देख लिया है. इस सेशन में आपको जो भी आपके बुक के बोल सकते हो लेसन के इन बिटवीन या फिर जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं एंड कॉम्पोजिशन उसे कवर करेंगे. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाए. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 7 से लेकर 12th क्लास तक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन. आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं. मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी. तो इन्हें अवेल कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कीजिए. देन हमारी टीम आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन. नाउ व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस तो मैं चाहती हूँ यार कि आप अपनी जो है बुक को बिल्कुल साथ में रखो. पैनोरामा पार्ट 2 है तो इसमें कुछ कुछ इन बिटवीन क्वेश्चंस भी हैं. लाइक आप जब लेसन पढ़ रहे हो तो बीच में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें भी सॉल्व करते हैं ताकि हमारे जो हैं बिल्कुल जितने भी डाउट्स हैं वो सब के सब क्लियर हो जाए. चलिए बिगिनिंग विद नंबर 1. जब आप शुरुआत में देखोगे इन बिटवीन द लेसन आपको देखने को मिलेगा ट्रू एंड फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है कि क्या कोई स्टेटमेंट सही है. जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी है ना, वो लाइन लिख दी गई. अब तुमको पढ़ के बताना है अकॉर्डिंग टू द लेसन कि स्टेटमेंट ट्रू है यानी सही है या फिर फॉल्स है यानी गलत है. सो लेट्स बिगिन विद इट. नंबर 1. द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. यानी कहना ये चाह रहे हैं जो सिनेमा है, सिनेमा यानी जो हमारा मूवी का थिएटर का जितना भी इंडस्ट्री है वो जो है इट कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. यानी दूसरे आर्ट फॉर्म जैसे आप पोइट्री ले लो, म्यूजिक ले लो, है ना, इन सब जैसा ही जो है रिस्पेक्ट किसको दिया जाता है? सिनेमा को. विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही बात है भाई. द सिनेमा डजंट कंबाइन द कोर लॉजिक ऑफ साइंस. सेकेंड पॉइंट कहता है जो सिनेमा है वो साइंस का लॉजिक अप्लाई नहीं करता है, उसमें साइंटिफिक वे से मूवियाँ नहीं बनती हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप याद करिए लेसन में क्लियरली हमारे जो राइटर हैं सत्यजीत राय जी, उन्होंने बताया था कि कैसे जो है सिनेमा बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड करता है. फॉर इंस्टेंस पोइट्री ले लो, डांस ले लो, आर्ट ले लो, और उसी के साथ साथ सिनेमा जो है साइंस का लॉजिक भी ज़रूर अप्लाई करता है. तो ये स्टेटमेंट हो जाता है बिल्कुल ही गलत यानी फॉल्स. नंबर 3. फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया इज क्वांटिटिवली सेकेंड ओनली टू हॉलीवुड. यानी इंडिया में फिल्मों का प्रोडक्शन से मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ मूवियाँ बनती हैं. इट इज़ क्वांटिटिवली, क्वांटिटी यानी नंबर की बात करें, क्वालिटी की बात नहीं करें. इट इज़ सेकेंड टू हॉलीवुड यानी हॉलीवुड पहले आता है और बॉलीवुड दूसरे नंबर पे. तो बिल्कुल सही बात है. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर 4. इंडिया हैज़ अचीव्ड व्हाट अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड. जो बाकी कंट्रियों ने अचीव किया है वही जो है, मतलब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री, वैसा ही इंडिया ने भी अचीव किया है. तो बेटा ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. लेसन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हमेशा समझना. कुछ स्टूडेंट्स क्या इस लाइन को देख के कहेंगे नहीं यार हमारा इंडिया बहुत आगे है. बिल्कुल सही बात है, काफ़ी आगे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द लेसन. और इस लेसन में राय जी जो है बेटा अपने टाइम के 20th सेंचुरी 1920s उस टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम में हमारा सिनेमा कैसा होता था. तो तब जो है हम इतना डेवलप नहीं थे, इतना हमने अचीव नहीं किया था. तो ये फॉल्स होगा. 5th वाला आ जाओ. इंडियन म्यूजिक इज लार्जली इम्प्रोवाइजेशनल. इंडिया का जो म्यूजिक है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशनल है. ज़्यादा उसमें जो है आप क्या कह सकते हैं, इम्प्रोवाइजेशनल आना यानी ऐसा है कि अगर किसी चीज़ को आप बढ़ा के ले चलो, जैसे आप मान लो उस टाइम में सिनेमा की बात कर रहे हैं, उस टाइम के सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे आपने कहा कोई मूवी जो है एक्शन मूवी है ना, हीरो आ रहा है लेकिन म्यूजिक पीछे प्ले करते हो जैसे तो कोई जो है ना रो रहा हो, कोई दुखी सीन चल रहा हो. सो दैट इज द थिंग. सो दिस ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली ट्रू यानी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा. ओके डन, ये आपने नोट डाउन कर लिया है. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, study the lesson carefully and complete the following sentences on the basis of your reading. यानी जो लेसन पढ़ो और आपकी रीडिंग के हिसाब से ये एग्जैक्ट लाइंस उठाई गई हैं आपके लेसन के बीच में से, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. बाय द 20s इट हैड रीच्ड डैश ऑफ बिग बिजनेस. बाय द 20s, यहाँ बाय द 20s का मतलब है अराउंड 1920s, है ना, 1920 की बात है. सो 1920 के आसपास क्या बोला गया था?
इट, अब यहाँ पे इट किसको कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे इट जो है सिनेमा इंडस्ट्री को कह रहे हैं ना, मूवियों की इंडस्ट्री को कहा जा रहा है। इट हैड रीच डैश ऑफ बिग बिजनेस, यानी तब कहा गया था कि भाई 1920s के अराउंड जो है सिनेमा एक बड़ा बिजनेस बन चुका था। सो क्या लाइन आती है बीच में, इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। ये कहाँ से लाई हूँ मैं वर्ड, ये एग्जैक्टली आपके लेसन में लिखा हुआ है। चलो सेकेंड वाला आ जाओ, वाई आर फिल्म वॉज नॉट शोन डैश, हमारी फिल्म में कहाँ नहीं दिखाई जाती हैं, याद करो ये हमने बात कही थी बाहर के देशों में, यानी उस टाइम की बात है जब हमारी मूवियाँ लगती थी तो हॉलीवुड की मूवी तो इंडिया में ज़रूर देखते थे, लेकिन हमारी मूवी ऐसा नहीं होता था तब के टाइम में बेटा, 1920 उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, 30s 40s इस टाइम में। तो तब जो है हमारी मूवियाँ बाहर नहीं लगाई जाती थी, तो बाहर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, अब्रॉड, दैट इज एक्चुअली गिवन इन योर बुक। ओके, व्हाई आवर फिल्म वाज नॉट शोन अब्रॉड। कमिंग टू द थर्ड वन, द टेक्नीशियंस विल डैश द टूल्स। तो यहाँ जो है कौन बात बता रहे थे, राय जी बात बता रहे थे कि कैसे अगर हम कहते थे कि यार आप अपनी मूवीज़ को इम्प्रूव करो, तो जितनी भी मूवी की टीम होती थी ना एक दूसरे को ब्लेम करती थी। क्या करती थी, ब्लेम, इल्ज़ाम लगाना। जैसे प्रोड्यूसर जो है हालातों पे ब्लेम करेगा, डायरेक्टर कहेगा ये नहीं हो पाया, टेक्नीशियंस कहेंगे कि मेरे टूल्स ख़राब थे, एक्टर कहेंगे मेरे को डायलॉग्स अच्छे नहीं मिले, यानी एक दूसरे पे जो है ब्लेम यानी इल्ज़ाम लगाएंगे। सो योर आंसर विल बी ब्लेम। ओके, चलिए आ जाओ फोर्थ वाले पे। द फर्स्ट फीचर वॉज शॉट इन डैश। यहाँ पे फीचर का मतलब क्या होता है समझो भाई, फीचर फिल्म यानी आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, जो बेटा आज के टाइम में अपन मूवियाँ देखते हैं, प्रॉपर मूवी यानी प्रॉपर जो है आपको म्यूज़िक है, डांस है, कलर्ड है मूवी, 2-2.5 घंटे की ख़त्म हो रही है, तो उसे फीचर फिल्म कहा जाता है बेसिकली। तो जो इंडिया में फर्स्ट फीचर फिल्म थी वो कब आई थी, कौन से ईयर में, दैट वाज द ईयर 1913, 1913 है ना, 1907। उससे पहले जो है साइलेंट मूवी आई थी, पहली मूवी आई थी लेकिन वो साइलेंट वाली थी। फिर फीचर फिल्म यानी आज के टाइम जैसी मूवी जो है 1913 में आई थी। चलिए फिफ्थ वाला, द डैश म्यूजिक फेल्ड इन आवर केस। हमारे केस में डैश म्यूजिक फेल हो गया, तो कौन से म्यूजिक की बात है यहाँ पे, एनालॉजी म्यूजिक की यहाँ बात करी जा रही है। सो एग्जैक्ट, दिस इज फ्रॉम योर बुक, क्विकली नोट इट डाउन। ओके, मूविंग ऑन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ये क्वेश्चन जो है आपको बेटा पेज नंबर 39 पे देखने को मिलेंगे, तो सब जल्दी आ जाओ पेज नंबर 39 बुक के। पहला क्वेश्चन है, नाउ अगेन लेट मी टेल यू, whenever they say answer the questions briefly, briefly का मतलब है हमें बहुत सारे जो है पैराग्राफ्स लिख के नहीं आने हैं, आपको जैसा क्वेश्चन पूछा है उसका सीधा सीधा आंसर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार हम बहुत सारी जो है कॉपियाँ भरेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, आप सही आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन, Who has written this essay? ये जो ऐसे हम पढ़ रहे हैं, जो लेसन हमने पढ़ा है, ये किसने लिखा है। पहले ही बताती हूँ, जो राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, इन सब के नाम याद रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हु हैज़ रिटन दिस ऐसे, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। तो क्लियरली सत्यजीत राय जी ने लिखा है, तो आप कैसे लिखोगे आंसर, सत्यजीत राय हैज़ रिटन दिस ऐसे। ओके, अच्छा इतना भी मत कर देना कि पलक मैम ने बोला है शॉर्ट आंसर लिखना है तो सिर्फ सत्यजीत राय लिख के जो है आ गए, नहीं भाई, पूरी लाइन जरूर लिखना। इंग्लिश में आधे आधे आंसर नहीं लिखते, पूरा लिखना, सत्यजीत राय हैज रिटन दिस ऐसे। ओके, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा पोटेंट, पोटेंट यानी सबसे ज्यादा क्षमता रखने वाला, वर्सेटाइल यानी स्मूथ आर्ट फॉर्म कौन सा है। तो क्लियरली जिस पे पूरा हमारा लेसन बेस्ड है, सिनेमा की बात करते हैं, द सिनेमा इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। अब ऐसा क्यों है, तो यार आज आप देखो मूवी के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो मतलब उनको कितनी बड़ी हस्ती माना जाता है। एक तो स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स को भी अलग रखो, मूवी स्टार्स को बहुत ज़्यादा लोग अडोर भी करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यार एक अकेली 2-3 घंटे की मूवी में आपको कितना कुछ देखने को मिलता है। आप देखते हो कि जो है आप डायरेक्शन देखते हो कैसा है ना, जितने भी आपके फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, उनका टैलेंट दिखता है, ग्राफिक्स डिज़ाइन का टैलेंट दिखता है, कॉस्ट्यूम्स का टैलेंट, एक्टिंग का टैलेंट, डांस, पोइट्री, कितनी चीज़ें बोलूँ ना उतनी कम है। तो यानी सिनेमा जो है एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है कि वो आर्ट फॉर्म्स को जो है अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सकता है, और कहीं ना कहीं देखो अच्छी मूवियाँ जब बनती हैं तो वो लोगों की, बहुत सारे लोगों की लाइफ पे एक अच्छा इम्पैक्ट भी डालती हैं। So your answer will be very clear. Cinema is the most potent and versatile art form. All right. Question 3. Were Indian films shown abroad a few decades ago?
तो पूछा जा रहा है क्या इंडियन फिल्में हैं शोन अब्रॉड, अब्रॉड यानी विदेश, फॉरेन कंट्रीज में दिखाई जाती थी अ फ्यू डेकेड्स। डेकेड्स का मतलब है, डेकेड का मतलब आज समझ लो, बहुत ही ये इंप्रेसिव या अच्छे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं, आप मान लो एक अपन कहते हैं 100 ईयर्स, है ना बेटा। 100 का मतलब क्या होता है, 100 बेसिकली हम सेंचुरी कहते हैं ना, क्रिकेट में भी कहते हैं ना सेंचुरी मार दी भाई, है ना, कोहली ने सेंचुरी मारी, दैट इज 100। डेकेड इज बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट 10 ईयर्स, है ना। 10 ईयर्स से पहले मान लो कि यार किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम कहेंगे आई हैव अराउंड अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर 10 साल पहले की बात है तो डेकेड, मतलब 10 से बेटर है डेकेड बोलना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ इस टाइम पहले जो है इंडियन मूवीज अब्रॉड दिखाई जाती थी, तो नहीं भाई, नो, इंडियन फिल्म्स वर नॉट शोन अब्रॉड अ फ्यू डेकेड्स अगो। अच्छा, अब एक चीज़ मेरी समझना, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 10 साल पहले हिसाब लगाएंगे, मैम दिखाई तो जाती थी, फ्यू डेकेड्स लिखा है, ये बात समझना, यानी अभी ऐसा नहीं है कि इस साल से तुम 10 साल पिछला निकालो। फ्यू डेकेड्स यानी कुछ और सालों पहले की बात करो, तो तुम मान लो 1970s 80s तक चले जाओ, है ना, तो तब तक के टाइम में भी इतनी नहीं दिखाई जाती थी। आज तो खैर टाइम कुछ और ही है, इंडियन मूवीज काफ़ी चलती हैं बाहर, बट देन एट दैट टाइम इंडियन फिल्म्स वर नॉट शोन अब्रॉड अ फ्यू डेकेड्स अगो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट प्रोड्यूस्ड, पहला शॉर्ट, यानी यहाँ पे शॉर्ट से इनका कहने का मतलब है पहली शॉर्ट फिल्म कब बनाई गई थी। मैंने आपको पीछे ही बता दिया था, फीचर फिल्म तो अपन ने क्या बोला 1913 में बनी थी, 1913 में। पहली शॉर्ट फिल्म यानी एक साइलेंट फिल्म थी एक्चुअली वो, तो अभी के टाइम जैसी नहीं है, वो काफ़ी मतलब बोलते हैं ना प्रिमिटिव और काफ़ी सिंपल सी बनाई गई थी, तो वो बनी थी 1907 में। द फर्स्ट शॉर्ट वॉज प्रोड्यूस इन 1907, 1907। अच्छा, अभी पलक मैम ने एक वर्ड बोला, मैंने कहा 1907, तो एक चीज़ याद रखो, छोटी छोटी टिप्स इंग्लिश की लेते चला करो। देखो इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि यार तुम कोई किताब खोल के बैठ गए और तुम ना बिल्कुल पी रहे हो इंग्लिश को, ऐसे नहीं आएगी। यू नीड टू अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ, ठीक है। अब जैसे अपन यहाँ से क्या सीख सकते हैं, छोटी सी चीज़, कि जब ये ईयर्स होते हैं, सो 1907, तो इसको अपन कैसे बोलते हैं इंग्लिश में 19, और कभी भी बीच में ज़ीरो आए, मेरी बात को समझना, कभी भी बीच में ज़ीरो आता है तो उसे नॉट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आ जाए 1902, ये आ गया 1804, ठीक है, तो इसको नॉट की तरह अपन प्रोनाउंस करते हैं, सो इट कम्स 1907, ठीक है। चलो आ जाओ अब आगे, आगे क्या दिया है, ये अगेन फिलिप्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव स्टडीड। क्लियरली आपको दिया है, जो यूनिट आपने पढ़ी है, जो ऐसे पढ़ा है, उसी के एग्जैक्ट बेसिस पे आपको जो है बेटा आंसर करना है। तो आ जाओ यहाँ पे फिलिप्स पे, और इसको जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं। नंबर 1, स्टोरीज हैव बीन रिटन डैश ऑन हॉलीवुड सक्सेस, यानी हमारे टाइम पे, उस टाइम में स्टोरीज कैसे लिखी जाती थी, हॉलीवुड के सक्सेस पे। तो रिटन बेस्ड ऑन, बेस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर वो चीज़, कहानी बनाना। जैसे आपको ये वीडियो दिख रही है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सो दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, क्लास 10th इंग्लिश पे। क्लियर। कमिंग टू पॉइंट 2, इट शुड बी रियलाइज दैट द एवरेज अमेरिकन फिल्म इज बैड मॉडल। ये पूरा एग्जैक्ट कहा था राय जी ने, कि कोई भी आप एक एवरेज अमेरिकन फिल्म देखोगे तो बेटा हमारे लिए वो एक बैड मॉडल है। अच्छा, बैड मॉडल से उनका मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन मूवीज आर बैड, he doesn't want to say this, he want to say this कि यार हमारा कल्चर, हमारी लाइफस्टाइल उनसे बिल्कुल ही अलग है, तो उनकी मूवियाँ दिखा के, यानी उनकी स्टोरी पे मूवी बना के हमको क्या मिलेगा, हमारे जो बच्चे हैं या बाकी यूथ है वो मूवी देख के क्या सीखेगा भाई। आप उसको इंडियन कल्चर के बारे में बताओ, इन सब चीज़ों के बारे में बताओ। तो एक कोई भी आप एवरेज अमेरिकन फिल्म लो, बैड मॉडल है, क्योंकि वो उनकी लाइफस्टाइल है जो कि उनके लिए रिलेटेबल है, हमारे लिए बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है। नंबर 3, आफ्टर ऑल वी डू डैश दिस प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। तब किसने कहा था, राय जी ने कहा था कि मानता हूँ, उन्होंने तो इससे थोड़ा पहले कहा था इस लाइन से, कि मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा एडवांस टूल्स जो है चाहिए होते हैं वीडियोग्राफर्स को, लेकिन उन्होंने कहा था आफ्टर ऑल वी डू पोजेस दीज प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास प्राइमरी टूल्स हैं ही, तो ये रोने से अच्छा कि हमारे पास नहीं है एडवांस वाले, जो आपके पास है उसी का सही यूज़ करें। तो मैं हमेशा बताती हूँ, कभी भी इंग्लिश के लेसन पढ़ते हो, लाइफ लेसन के लिए भी बढ़िया है ये। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ में आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हों, ये मत सोचो कि यार मेरे पास ये नहीं है, मैं ये वाले अच्छे स्कूल नहीं जा पाया, मैं जो है इस क्लास में अटेंड नहीं कर पाया, ये कॉलेज नहीं जा पाया, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। नहीं,
जिसको जितना मिलता है उसको उतने में ही करना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर गेटिंग दोज रिसोर्सेज आप रो नहीं, क्योंकि आपको लगता है ना कि ये मिल जाएगा तो मैं कर लूँगी, दैट इज़, ये तो भाई मिथ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो यही जो है हमारे राइटर ने कहा कि आफ्टर ऑल वी डू पोजेस। पोजेस का मतलब होता है बेटा टू हैव, पोजेस यानी होना, इट इज़ अ वेरी गुड इंग्लिश वर्ड, ये एक एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड है, हैव यानी होने के लिए, ठीक है। चलो आगे आओ, पॉइंट नंबर 4, द डैश ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लीट विजुअल डेसोनेंसेस। अब यहाँ पे रिप्लीट वर्ड का मतलब होता है फुल, रिप्लीट वर्ड का मतलब क्या होता है, फुल, फुल ऑफ विजुअल डेसोनेंसेस। विजुअल डेसोनेंसेस का मतलब क्या है, देखो डेसोनेंस का बेसिकली मतलब होता है कोई भी म्यूजिकल नोट को खराब कर देना, है ना। तो इसी टाइप से जो है हमारी मूवियाँ जो हैं फुल ऑफ किससे हैं, विजुअल डेसोनेंसेस से। द मेजॉरिटी ऑफ आवर फिल्म्स, कैसे, मेजॉरिटी का मतलब होता है ज्यादातर, हिंदी में लिखा है मैंने, है ना। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, ज्यादातर। हमारी ज्यादातर फिल्में कैसी होती हैं, विजुअल डेसोनेंसेस से भरी होती हैं, है ना, यानी म्यूजिकल नोट्स उसमें आधे ऊपर नीचे बिगड़े हुए होते हैं, ठीक। चलिए 5th पे आते हैं, बट द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड डैश क्लियर ऑफ सच इनकंसिस्टेंसीज, यानी जो सच्ची इंडियन फिल्म है शुड डैश क्लियर ऑफ सच इनकंसिस्टेंसीज, शुड स्टीयर क्लियर। स्टीयर का यहाँ पे मतलब होता है बिल्कुल, स्टीयर का इस सेंटेंस में मतलब है बिल्कुल। तो कोई भी एक अगर हम कहें बिल्कुल ये एक सच्ची इंडियन फिल्म है तो उसे जो है स्टीयर क्लियर, एकदम बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए ऐसी इनकंसिस्टेंसी यानी ऐसी छोटी मोटी गलतियों से, ओके। नंबर 6 पढ़ लेते हैं, लास्ट है ये, देयर डैश आर ग्लिम्पसेस ऑफ एन एनलाइटेंड अप्रोच इन अ हैंडफुल ऑफ रीसेंट फिल्म्स। सो देयर हैव बीन, सिंपल सा वर्ड है भाई, क्या बोल रहे हैं, राय जी ने एंड में बताया कि चलो ये सब बात तो उन्होंने कर ली, फिर लास्ट में कहा था कि ऐसा है आजकल की कुछ मूवियाँ मैंने देखी हैं जिसमें मुझे लगता है इनलाइटेंड अप्रोच, ये शायद इंडियन सिनेमा जो है बेहतर बन सकता है। और कुछ मूवीज़ का उन्होंने रेफरेंस दिया था कि थ्रू दीज मूवीज़ मुझे लगता है इंडियन सिनेमा जो है आगे बढ़ सकता है। तो सिंपल वर्ड डाला है अपन ने, क्या डाला है, हैव बीन। सो आई होप दिस इज नोटेड। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको देखने को मिलेंगे भाई पेज नंबर 42 पे, तो पेज नंबर 42 पे आ जाओ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ये भी छोटे छोटे से आंसर्स आपको देने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं, हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन अ बैड मॉडल, गिव वन रीजन। तो बोल रहे हैं कोई भी एवरेज अमेरिकन फिल्म एक बैड मॉडल है तो एक वजह दो इसकी, ऐसा क्यों है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफस्टाइल और अमेरिका की लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है, तो इस वजह से वहाँ की मूवियाँ हमारे लिए कोई एक खास मॉडल नहीं है। सो इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली इट्स वेरियंस विद आवर ओन। तो क्या मतलब है, इट डिपिक्ट्स अ वे, डिपिक्ट्स यानी वो एक ऐसा लाइफस्टाइल बताता है, इट्स वेरियंस, वेरियंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, वेरिएशन लाना यानी कोई डिफरेंस होना, है ना, यानी अलग, डिफरेंस कह लो या सिंपल भाषा में आप कह दो अलग, कि वहाँ की लाइफस्टाइल हमसे अलग है। तो भाई वहाँ की मूवियाँ दिखाओगे तो ये एक टाइम एक्चुअल में आया था, आप अगर अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, पापा मम्मी या दादा दादी से, तो वो आपको बता पाएंगे कि एक टाइम ऐसा था, इंडिया जो है ना इतना इन्फ्लुएंस होता था फॉरेन के कल्चर से, अमेरिका के कल्चर से, वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करना, वहाँ की लाइफस्टाइल, यही सब जो है खाना पीना वहाँ का अडॉप्ट कर लिया था। क्यों, बिकॉज इतनी ज़्यादा जो है उनकी मूवीज़ यहाँ पे दिखाई जाती थी, ठीक है। सो इट डिपिक्ट्स अ वे ऑफ लाइफ सो अटरली इट्स वेरियंस विद आवर ओन, यानी अपनी लाइफस्टाइल से उनका वेरिएशन काफ़ी अलग है, ओके। चलिए आप इसको चाहो अगर बोलोगे मैम इतने खतरनाक वर्ड याद नहीं हो पाएंगे, तो देखो भाई हर टाइप के स्टूडेंट है, आप इसको सिंपल भी लिख सकते हो कि द एवरेज अमेरिकन फिल्म्स हैव बीन अ बैड मॉडल बिकॉज देयर लाइफस्टाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आर्ट्स, सिंपल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं, अगर याद नहीं आए, मान लो वेरिएंट वर्ड याद नहीं आए, अटर्ली वर्ड याद नहीं आए, डिपिक्ट याद नहीं आए, कोई बात नहीं, सिंपल आंसर लिख लो, लेकिन आंसर सही लिखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन वन थिंग और फीचर विच इंडियन फिल्म नीड्स। ऐसा कोई एक फीचर या ऐसी कोई बात बताओ जो कि राय जी ने ही बताई थी कि इंडियन फिल्मों को ये चाहिए। तो आप जो है कोशिश किया करो अपने आंसर लिखने की बजाय जो थोड़ा लेसन से भी आइडिया ले लिया करो। सो यहाँ क्या है भाई, इंडियन सिनेमा नीड्स मोर इमेजिनेशन, ज़्यादा जो है उन्हें क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, more integrity and a more intelligent appreciation of the limitations of the medium। यानी इंडियन सिनेमा जो है उसको जो उसके पास रिसोर्सेस हैं, लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, यानी आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें दे दी गई हैं,
अब उस पर तुम बैठ के जो है दुख बनाते रहो कि यार हमारे पास तो फॉरेन जैसा ये नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो नहीं है, नहीं भाई। इसकी बजाय व्हाट यू कैन डू, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसी में पुट योर ऑल योर ब्रेन्स, एक इंटेलिजेंट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच लगाओ कि कैसे इन लिमिटेशंस को यूज़ करते हुए भी, इन मीडियम को यूज़ करते हुए भी हम एक अच्छी मूवी बना सकते हैं। सो ये जो है मैंने लेसन के थ्रू ही लाइंस ली हैं। सो आप कोशिश ये करो, लेसन को जब अच्छे से पढ़ोगे और वीडियोस देखोगे भाई, तो एग्जैक्ट आंसर आप लिख पाओगे, ठीक है। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, डू इंडियन फिल्म मेकर्स possess द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। ये अभी हमने पीछे इसका आंसर दिया था। पूछ रहे हैं कि इंडियन फिल्म मेकर्स के पास जो है फिल्म मेकिंग के लिए, यानी फिल्म मेकिंग के लिए जो डिफरेंट टाइप के भाई कैमरा होते हैं, सेटअप होता है, टूल्स होते हैं, गैजेट्स होते हैं, क्या वो उन सबके पास हैं? तो बिल्कुल हाँ भाई हैं, बोला था। यस, इंडियन फिल्म मेकर्स possess द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। ओके, चलिए, नाउ लेट्स बिगिन विद द मेन क्वेश्चन आंसर्स जो हमारी बुक के एंड में है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें जो है हमें प्रॉपरली आंसर करना होगा, तो कैसे आंसर देते हैं भाई सीख लो यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। What art cinema needs above everything else is a style, an idiom, a sort of iconography of cinema, which would be uniquely and recognizably Indian. How far this applies to Indian cinema today, discuss. तो ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं यार, डबल कॉमा है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो हम समझ गए कि ये लाइंस एग्जैक्टली बुक से ली गई हैं। और राय जी ने बताया कि हमारे सिनेमा को क्या चाहिए, स्टाइल, इडियम जो है, सारी ऐसी चीज़ें लाओ कि यूनिक लगे। मतलब कोई मूवी देखे तो बता दे ये इंडियन सिनेमा की मूवी है, बॉलीवुड की मूवी है, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी हैं और ये कैसे इंडियन सिनेमा पे अप्लाई करती हैं आज के टाइम में, तो आपको आंसर देना है। तो देखो कैसे मैंने आंसर किया है। वन मोर थिंग, मैं जब भी आंसर बताती हूँ एक चीज़ हमेशा कहती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार मैम हमको जो है इंग्लिश सीखने, आप मुझे इंग्लिश सिखा देंगे। तो इंग्लिश सिखाऊंगी मैं कैसे यार? आपको जो है ये आंसर्स पलक मैम बता तो देती हैं कि ये आंसर है, बट नाउ अगेन दिस इज़ नॉट एनी, आप सोशल का सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है कि साल 1920 है तो वही लिखना है। इंग्लिश में आप आंसर्स को थोड़ा क्रिएटिवली अपने हिसाब से लिख सकते हो। यार हर इंसान अलग है, उसका ब्रेन अलग है, तो आपके पास शायद और कोई बेटर आइडिया होगा। तो मैंने तो यहाँ आपको एग्जैक्ट आंसर बता दिया, बट इफ़ यू फील कि एनी मोर लाइन्स कुड बी एडेड इन दिस, सो यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू दैट, ठीक है। बिल्कुल ऐसा कैसा छाप मत आना। चलो आंसर पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर सत्यजीत राय, most of the Indian films are replete with such visual dissonances. They look for only material gain. तो ऑथर जो है हमारे सत्यजीत राय जी, उन्होंने क्या बताया कि हमारी ज़्यादातर इंग्लिश फिल्में रिप्लीट का मतलब क्या होता है, भरी हुई हैं विजुअल डेसोनेंसेस से। डेसोनेंस का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, म्यूजिक नोट्स ऊपर नीचे होना। अब दे लुक फॉर ओनली मटेरियल गेन। विजुअल डेसोनेंस, अच्छा विजुअल का मतलब होता है, मैं पूरे इसका मतलब आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, है ना। वैसे तो एक्सप्लेनेशन के टाइम बताया था, पर समझो विजुअल का मतलब क्या होता है, आंखों से देखना। डेसोनेंस का मतलब मैंने क्या बताया कि म्यूजिक के नोट्स ऊपर नीचे होना। तो बेसिकली क्या है ना, हमारी मूवियाँ बहुत ही फालतू चीज़ों से भरी हुई है कि यानी आप कहो म्यूजिक नोट्स कहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहीं सीन सही से नहीं चल रहा है। दे लुक फॉर ओनली मटेरियल गेन, यानी हमारी मूवियों को जो ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखाना, और बोल सकते हैं ना बिल्कुल ही हीरोइंस वगैरह जो है लैविश लाइफस्टाइल जी रही हैं, इसी टाइप की चीज़ें उनको दिखाना पसंद आता है, उन्हें सिर्फ मटेरियल गेन दिखता है। The cinema has a tendency to uproot our age-old cultural and social ties. Stories have been based on Hollywood. Our culture is invaded by Hollywood pattern, a kind of culture which is alien to our lifestyle. तो इस लाइन का मतलब समझो। The cinema has a tendency to uproot our age-old cultural and social ties. यानी सिनेमा की ऐसी एक टेंडेंसी होती है जो है हमारे पुराने कल्चर, सोशल टाइज, इन सबको जो है उठा सकते हैं। लेकिन ये जो स्टोरीज़ हैं, हम क्या करते हैं, हम हॉलीवुड कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी कहानियाँ दिखाते हैं, है ना, उनकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है कि वहाँ पे यूजुअली क्या होता है। अब अपने यहाँ तो यार इंडिया में मैक्सिमम ये होता है कि फैमिली के साथ रहते हैं, अब वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, वहाँ सब इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं, तो हम उस टाइप के कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर मूवी बनाते हैं जो कि हमसे बिल्कुल ही अलग है। देखो वर्ड इतना बढ़िया यूज़ किया यहाँ पे, एलियन टू आवर लाइफस्टाइल। एलियन यानी क्या, जो हमारे प्लानट पे नहीं रहता है, किसी और प्लानट से आया है। तो ऐसी लाइफस्टाइल उनकी है और हमारी है, उसमें इतना फ़र्क है भाई। दिस शुड बी अवॉइडेड, ये काम नहीं करना चाहिए। रादर यानी इससे अच्छा जो है इंडियन फिल्म
नीड्स टू प्रोड्यूस द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। आपको जो है अपनी मूवियाँ बना रहे हो तो आप इंडिया को बेस लेके बनाओ कि हमारे कल्चर, यार इंडिया उठा लो, कितने सारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स में कल्चर हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनकी अलग अलग लाइफस्टाइल हैं। यहाँ आप ले सकते हो लीडर्स, ले सकते हो हमारे पहले के टाइम में, है ना, या रिलीजियस जो हैं आप जो पर्सन्स ले सकते हो, उन सब के ऊपर जो है आपको मूवीज़ बनानी चाहिए ताकि हमारा जो कल्चर है बाकी सबको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, शुड दिस सिनेमा बी लुक्ड अपॉन एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, गिव रीजंस। क्या सिनेमा को जो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन के तौर पे देखना चाहिए? गिव रीजंस। सो लेट्स लुक एट द आंसर। The cinema should not only be looked upon as a form of creative expression, but it should be with the combination of various measures. The functions of song, music, painting, dramatic action, architecture, and a host of other major or minor arts. It should also combine the core logic of science. Now, this is exactly like your book, जो आपकी बुक में बताया गया है। तो देखो, ये बोला जा रहा है कि क्या सिनेमा को सिर्फ एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन देखना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। इसमें कहा गया है नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली यानी सिर्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं, बट इट शुड बी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, लेकिन उससे बाकी सारे आर्ट फॉर्म्स का एक कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है, जैसे द फंक्शंस ऑफ सॉन्ग हो गया, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर। अब ये तो बुक में था, आपको और भी कोई एरियाज पता है वो आप डाल सकते हो, जैसे आप डिजाइनिंग कह सकते हो, ड्रेस डिजाइनिंग का फील्ड ले लो, है ना, बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो मेजर और माइनर आर्ट्स में। ठीक है, इट शुड ऑल्सो कंबाइन द कोर लॉजिक ऑफ साइंस, साइंस का लॉजिक भी जो है उसे कंबाइन करना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट हमने रीजन दिया है। इफ़ यू वांट लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक इंडियन फिल्म्स हैव सर्टेन basic weaknesses? Illustrate your answer citing examples from the films you have seen. अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, this question is solely for you. What you have to do, आपको जो है अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे बताना है, अपने एक्सपीरियंस से आंसर देना है। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा है, लेकिन फिर से कहा बिल्कुल कॉपी कैट मत बनना, है ना, कॉपी मत करना। आप जो है आपने कोई मूवी देखी हो बेटा, है ना, आसपास के टाइम में, या जब भी आपको जो लगता है कोई एक ऐसी मूवी जो आपको काफ़ी क्या बता सकते हैं, कुछ वीकनेस है आपको लगता है उसमें, या फिर आपको लगता है नहीं भाई वीकनेस नहीं है, अच्छी मूवियाँ हैं, तो उस बेसिस पे यू कैन श्योरली गिव योर आंसर। ठीक है, अब देखो इस बात को समझना, आपको क्या पूछा है, क्या वीकनेस है, क्या कमी है। तो सबसे पहले आप जो है कोशिश करो, शुरुआत करो राइटर की बात से, है ना, अकॉर्डिंग टू द राइटर। भाई राइटर के हिसाब से थोड़ा इतना उनने ऐसे लिखा है मेहनत करके, तो थोड़ा उनको क्रेडिट देना। अकॉर्डिंग टू द राइटर, इंडियन फिल्म्स हैव सर्टेन वीकनेसेस। इंडियन फिल्म में सर्टेन यानी कुछ ना कुछ वीकनेस है। ही फील्स दैट इंडियन फिल्म्स लैक द ट्रूथ, और ये बहुत ही बड़ी और अच्छा पॉइंट है, याद रखना। उन्हें लगता है कि इंडिया की जो मूवी है उसमें सच्चाई की कमी है। यानी आप यार सही में कोई भी मूवी उठा के देख लो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे अननेसेसरली सॉन्ग भर रखे हैं, है कि नहीं। आपको लगता होगा कभी कभी, एक्शन मूवी है, सुपर हीरो की मूवी है तो वहाँ पे रोमांस आ गया भाई, कॉमेडी मूवी है तो वहाँ पे एक्शन आ गया, एक्शन मूवी है तो वहाँ पे इमोशनल ड्रामा आ गया। तो यानी मेलो ड्रामा से मिली हुई जो है हमारी इंडियन मूवीज़ हैं। अब आई एम नॉट सेइंग ये टोटली बैड है, लेकिन ये मेजॉरिटी पार्ट फॉर्म करती है, दैट इज़ रॉन्ग। यानी कुछ मूवीज़ हों ऐसी, ठीक है भाई चलता है, लेकिन आपको जो है अपना थोड़ा स्टाइल चेंज करना चाहिए। जैसे हम बाकी मूवीज़ देखते हैं, कोई भी आप ले लो, जो है सुपर, मैंने तो मेनली क्योंकि सुपर हीरो मूवीज़ मेरे को तो बड़ी पसंद है भाई, तो हम उससे अगर इंस्पिरेशन ले, तो कहीं आप बाहर की मूवियाँ देखोगे उनमें अगर सुपर हीरो की मूवी है भाई, तो शुरू से लेकर एंड तक वो सुपर हीरो है, उसी की मूवी चल रही है। ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़, कोई भी एक्स्ट्रा सॉन्ग या फालतू का जो है आप हीरोइन को लेके आ रहे हो, और ऐसे वाला ड्रामा नहीं है। तो यही बात बतानी चाहिए किसने, राय जी ने, कि दे पुट सॉन्ग्स इन द मूवी व्हेन देयर इज नो नीड एट ऑल। फालतू में गाना रखते हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं हो। इवन दे लुक फार अवे फ्रॉम रियलिटी बिकॉज ऑफ द बेसलेस सीन्स एंड डायलॉग्स। तो वो जो है रियलिटी से, सच्चाई से काफ़ी दूर हैं बिकॉज ऑफ बेसलेस सीन। बेसलेस यानी क्या, जिसका कोई बेस ही नहीं है, फालतू के डायलॉग। और मुझे ये लगता है कि यार सिनेमा से, मूवियों से लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी, एक बीच के टाइम की मूवियों की बात कर रहे हैं, अभी की मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, है ना, बीच के टाइम की मूवियाँ जो आई थी, आप मान लो 80s में 90s में,
तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मेलोड्रामा आप ले लो, जो है सास बहू का मेलोड्रामा हो गया, या फिर जो है नेगेटिव विलन बन रहे हैं घर के ही लोग, तो ये सब क्या बहुत ही बेसलेस चीज़ें हो जाती हैं। और शायद क्राइम की मूवीज़, यस वी कैन ऑल्सो से दैट, भाई क्राइम वाला एक्शन दिखा रहे हैं, मतलब जो है गलत काम कर रहा है हीरो, फिर भी तुमने उसको हीरो बना दिया। तो लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि ये सही है ना, लोगों को लगता है कि ये सही है, तो वो भी वो चीज़ फॉलो कर लेते हैं। तो तभी कहा गया है रियलिटी से काफ़ी दूर बना देते हैं। या फिर कोई भी आप चीज़ देख रहे हो, या फिर कोई रोमांटिक मूवी देख लो, इतने बेसलेस चीज़ें होंगी कि ऐसा हो रहा है, ऐसे कहीं मिल गए, भाई जो कि रियलिटी में होता ही नहीं है ना। तो इससे जो है ना व्यूअर पे भी एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, और आप भी शायद बचपन से सोचते हो दुनिया ऐसी होगी, लेकिन एक्चुअल में आओगे तो अलग निकलती है। तो ये बात कही गई है। इन कुछ पॉइंट्स को आप चाहते हो, अगर आपको भी कोई स्ट्रांगली पॉइंट लगता है तो यू कैन श्योरली इंक्लूड इन दिस, ठीक है। समटाइम्स द कैरेक्टर्स, द स्टोरी एंड इवन डायलॉग्स आर नॉट इम्प्रेसिव। कभी कभार कैरेक्टर, स्टोरी और डायलॉग भी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये लास्ट जो लाइन है इसमें जो है आपको क्या करना है भाई, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, नहीं तो फिर मेरी कॉपी करोगे कि पलक मैम ने जो मूवी लिखी है हम भी वही लिखे। आपको जो है कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। कोई आपने ऐसी मूवी देखी हो जो आपको लगा यार ये क्या है, ये क्यों है मूवी, है ना, इतनी ज़्यादा जो चल पड़ी है, लेकिन उसमें आपको काफ़ी बेसलेस चीज़ें लगी हैं, तो आप जो है कुछ एग्जाम्पल लेके इसमें ज़रूर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मेरी सुनना, बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल ढंग के एग्जांपल्स आपको प्रूव करना है। ऐसा नहीं 10 मूवियाँ लिख दी, मैम को लगेगा मूवी देखते हो पूरे दिन, है ना। 1-2 मूवीज़ के आप कोई रेलेवेंट एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द मोस्ट डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन इंडियन फिल्म्स। इंडियन फिल्म्स पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस किसका है। डोमिनेंट यानी क्या, एक जो है ना, डोमिनेटिंग किसको कहते हैं, जो किसी को दबाव डाले। तो डोमिनेंट यानी दबाव, और इन्फ्लुएंस यानी कौन उसको ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अभी आप लेसन से देखोगे तो हम हॉलीवुड की बात करेंगे, अमेरिकन मूवीज़ की, तो यहाँ भी आपको एग्जैक्ट वही आंसर लिखना है। पढ़ लेते हैं आंसर भाई। The most dominant influence on Indian film is that of the American cinema. Stories have also been written based on the Hollywood pattern. और हमारे यहाँ जो stories भी ली जाती हैं, कभी कभार तो exact copy होती हैं Hollywood pattern की। Almost every passing phase of the American cinema has its effect of India. यानी अमेरिकन सिनेमा का हर पासिंग फेज का इफेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे आता है। यानी अगर उनके पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं तो हम भी एग्जैक्ट वही चेंज को अपना रहे हैं। Even if the story is Indian, the background music quite often happens to be American. और अगर शायद आप मान लो कि आपकी स्टोरी इंडियन है, प्रॉपर तुम मान लो किसी इंडियन गॉड पे बेस्ड है मूवी, या फिर जो है किसी इंडियन लीडर पे बेस्ड है, लेकिन फिर आपको जो है बैकग्राउंड म्यूजिक से समझ आ जाएगा कि ये म्यूजिक उन्होंने अमेरिकन रखा है। तो यानी क्लियरली बता रहे हैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारे मूवीज़ पे किसका है, अमेरिकन सिनेमा का। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. What aspects of American films do our films imitate? Is it justified in our context? तो यानी अमेरिकन मूवीज़ का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है, यानी ऐसा कौन सा एरिया है जो हम इमिटेट यानी हम कॉपी करते हैं जिसे, और हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या ये बात बिल्कुल जस्टिफाइड है कि नहीं। तो आंसर बताते हैं, येस आवर फिल्म्स इमिटेट सम ऑफ द अमेरिकन एस्पेक्ट्स। अब देखो क्या क्या कॉपी करते हैं हम। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। Such as stories have been written based on American films. पहले तो तुम यार स्टोरी लेते हो इनकी जैसी। It also tries to depict a way of life like Americans. स्टोरी लेते हो और उन्हीं की लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। जैसे वो क्या होता है, अब ये अभी की बात है नहीं, पर ऐसा यूजुअली आमतौर पे माना जाता है कि अमेरिकन्स जो बाहर के लोग होते हैं काफ़ी अनटाइडी होते हैं। भैया हम इंडियन जैसे सब नहीं होते हैं, जैसे हर चीज़ को सेट करके रखना, अपने घर को अच्छे से सेट करके रखना, रोज़ नहाना, क्लेनलीनेस रखना, है ना, अपने किचन को क्लीन रखना, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैक्सिमम नहीं करते हैं। और वहाँ की लाइफस्टाइल दिखाई तो हमारे लोगों ने भी जो है वही अडॉप्ट करना चालू कर दी। और एक और चीज़ है, जैसे इंडिया में हम कहते हैं भाई मेहमान भगवान होते हैं, है ना, हमारे लिए जो अतिथि देवो भव कहते हैं, तो वहाँ पे इतना कल्चर वो नहीं है जितना इंडिया में है। लेकिन हम वहाँ की मूवियाँ देख देख के हमारा यूथ भी जो है मैक्सिमम वही सीख गया है कि है ना लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमने उनकी लाइफस्टाइल को भी काफ़ी ज़्यादा इमिटेट यानी कॉपी किया है अपनी मूवीज़ में। और देखते हैं भाई क्या क्या कॉपी किया है। इंडियन फिल्म्स ऑल्सो अडॉप्ट हाई टेक्निकल पॉलिश एंड हाई टोन म्यूजिक। यस, इंडियन फिल्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पॉलिश यानी टेक्निकल चीज़ों का यूजेज और म्यूज़िक का जो टोन है, ये बात समझना, ये जो बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक आया है ना, ये कहाँ से आया है भाई, अमेरिका से आया है। ये जो आप गाने सुनते हो आजकल के, जो मैक्सिमम यार बॉलीवुड के गाने जो हैं वो हाई टोन के म्यूज़िक है। तो ये हाई टोन म्यूज़िक हम वहीं से लेके आए हैं। नहीं तो आप पहले के गाने सुनोगे, एंड आई होप मुझसे मैक्सिमम लोग अग्री करोगे अभी
कि पुराने टाइम के जो गाने होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा सूदिंग होते हैं। अभी के गाने ज़्यादा देर सुन लिया ना तो सही में सर दर्द हो जाता है। एन्जॉयमेंट तक के लिए ठीक है, लेकिन पहले टाइम के गाने जो एक्चुअली आपकी वॉइस पे बेस्ड होते थे, वॉइस के टैलेंट पे, वो बेटर होते थे। तो यानी हाई टोन म्यूजिक भी हमने वहीं से लिया है। इट इज़ नॉट जस्टिफाइड इंडियन फिल्म शुड अडॉप्ट द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। जस्टिफाइड यानी क्या ये बात सही है बिल्कुल, तो अपन को बोला है नहीं भाई, इंडियन फिल्म शुड अडॉप्ट द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। हमारी लाइफ को अडॉप्ट करो, जहाँ पे हैबिट एंड स्पीच यानी तौर तरीके, बोलने का स्टाइल जो है, आदतें, ड्रेस एंड मैनर्स, हमारे क्या मैनर्स हैं, और सबसे जो हमारा बेस फॉर्म करता है हमारे संस्कार। चाहे किसी भी रिलीजन को इंडिया में हमारे संस्कार होते हैं भाई, उनको आप दिखाओ। बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड ब्लेंड इनटू अ हार्मोनियस होल, यानी इन सब चीज़ों को लेके आप जो है एक टाइप की ऐसी मूवियाँ बनाओ जिसमें हम सारे इंडियन कल्चर को इंक्लूड कर सकें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Now next we are coming to question number 1 for composition. Now composition basically हमें पता है राइटिंग का ये पार्ट होता है। जैसे आप बोलो लेटर राइटिंग हो गई, ऐसे राइटिंग हो गई, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको काफ़ी मार्क्स दे सकता है। बोलते हैं ना बिल्कुल फुल ऑन मार्क्स ले सकते हो आप कॉम्पोजिशन में। तो अगेन जो आपकी बुक में एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन दिया है हम उससे बिगेन करते हैं। नंबर 1, राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन requesting him to give you an opportunity to participate in the weekly TV program which interests you very much. Mention why you find yourself suitable for such a program. आसान सा लेटर है भाई, चिट्ठियाँ लिखनी है, या किसको चिट्ठी लिख रहे हैं? दूरदर्शन के डायरेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है बेटा, किसका? लेटर टू दी एडिटर। पिछले लेसन के कॉम्पोजिशन में भी मैंने बताया था कि लेटर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर में एक टाइप आता है लेटर टू दी एडिटर। तो यहाँ पे आपको दूरदर्शन के डायरेक्टर को लेटर लिखना है कि भाई मैंने एक टीवी प्रोग्राम देखा है तो उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, और अपने अपने जो है बताना कि क्या क्वालिटीज़ हैं। तो आगे आते हैं और इस लेटर को देखते हैं। चलो, अब लेटर का फॉर्मेट ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे जाता है लेटर। पहले शुरुआत में आपको क्या लिखना है, ये बेटा क्या है, लेटर टू दी एडिटर। ठीक है, तो लेटर टू दी एडिटर में बेसिकली फर्स्ट यू राइट योर एड्रेस, है ना, आपको अपना एड्रेस लिखना है, खुद का, कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। अब कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम क्या हमें अपना सही घर का एड्रेस अपना ही लिखना है? ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट, आप कोई भी एड्रेस यहाँ लिख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ लिखा है कंकड़बाग, पटना, बिहार। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस आप अपना जो भी स्ट्रीट नेम है, सोसाइटी नेम लिखना, सेकंड पे आप जो है सिटी स्टेट लिख देना। नेक्स्ट आता है यू लीव अ स्पेस एंड देन यू राइट द डेट। अब हर चीज़ हमेशा याद रखा करो, छोटी छोटी चीज़ों से ही ना जो है मार्क्स तुम लोग गवा देते हो। कैसे? डेट यूजुअली मैं देखती हूँ बच्चे कैसे लिख देते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके लिखते हो। नहीं, आज से ये आदत ही बदल डालो। ये नहीं है कि हमको लेटर में ऐसा लिखना है, आदत ही बदल डालो। डेट आप कभी भी लिखेंगे तो आप पूरी डेट लिखेंगे, पूरी एज इन 20 मई है 2022, ऐसा पूरा लिखोगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है यार, हर जगह अलग अलग फॉर्मेट होता है। अलग अलग फॉर्मेट यानी कहीं पे ऐसा वाला फॉर्मेट चलता है बेटा, देखो ये क्या होता है, ये पता है आई होप आपको, डेट, मंथ, ईयर। अब कहीं पे क्या होता है, कहीं जगहों पे मंथ पहले होता है, डेट बाद में होती है। तो अपन को वो लफड़े में पढ़ना ही नहीं है। क्लियरली जो है इंग्लिश का फॉर्मेट कैसा चलता है, आपसे हर जगह कोशिश करो। आप अपनी कॉपी में भी कभी डेट डालते हो ना नोटबुक में, तो आप जो है ऐसे ही फुल डेट लिखा करो। ठीक, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर हम आ जाते हैं जिसको भी हमें लेटर लिखना है। यहाँ पे हम किसको लिख रहे हैं, डायरेक्टर को लिख रहे हैं। तो क्या लिखा मैंने, द डायरेक्टर। ठीक है, टू पहले के टाइम में लिखा जाता था। मेरी बात सुनना, कुछ बच्चों का सवाल होगा मैम टू भी तो लिखते थे, टू द डायरेक्टर। तो आजकल जो है टू जा चुका है, टू को हमने बाय बाय कर दिया है ना। अब जो है आप डायरेक्टली द डायरेक्टर लिखोगे तो भी चलेगा, टू लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बट यू कैन जस्ट राइट द डायरेक्टर। और नीचे किसका नाम है, अब आपको अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हो तो आप वो डेटा बिल्कुल यूज़ करेंगे, और अगर इनकेस नहीं दिया हो देन यू कैन पुट योर ओन। जैसे आप क्वेश्चन में आपको क्लियरली कहा है दूरदर्शन का डायरेक्टर, तो बेटा तुम द डायरेक्टर लिख के नीचे क्या लिखोगे, दूरदर्शन, फिर एड्रेस लिख सकते हो पटना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्या भूल जाते हो, सब्जेक्ट। भाई लेटर टू द एडिटर में सब्जेक्ट जाएगा, इनफॉर्मल लेटर में नहीं जाता है। यानी जब आप अपनी मम्मी, दोस्त, ऐसे किसी फ्रेंड, अंकल, आंट को खत लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तब सब्जेक्ट नहीं लिखो, ठीक है। पर यहाँ पे लेटर टू द एडिटर में सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप पूरे लेटर में उसे क्या बताने वाले होते हो, ये उसकी हेडिंग होती है, लाइक व्हाट इज द लेटर बेस्ड ऑन। तो अब सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है, तरीका सीख लो, है ना। आपको कोई भी लेटर आएगा, अब ज़रूरी तो नहीं आपको सेम बात कह दी लेटर में,
अलग बात आ सकती है। तो सब्जेक्ट कैसे लिखोगे, आप सब्जेक्ट के लिए देख लिया करो एक्चुअल में पूछा कहा जा रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द वीकली टीवी प्रोग्राम। तो आप क्या उनको क्यों चिट्ठी लिख रहे हो बेटा, एक रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आपको कोई एक टीवी प्रोग्राम उनका पसंद है तो उसमें आप पार्ट लेना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कैसे लिखा है, रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द वीकली टीवी प्रोग्राम। अब सब्जेक्ट में पूरी कथा मत लिख के आना, सब्जेक्ट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट कि हमारा सब्जेक्ट इस पे बेस्ड है, कैसा, रिक्वेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द वीकली टीवी प्रोग्राम। ओके चलो अब शुरुआत कर लो। आप जो है, आपको कोई नाम दिया हो तो ठीक है, और अगर नहीं दिया हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यार जैसे मैंने यहाँ क्या नाम ले लिया है, ये मैं फुल स्टॉप लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो क्या नाम ले लिया, रमन नाम ले लिया। तो आपने लिखा आई एम रमन, अ रेसिडेंट ऑफ पटना। आई हैव कम टू नो दैट यू नीड अ बॉय एक्टर टू पार्टिसिपेट इन योर न्यू सीरियल। मुझे पता चला है कि आपको जो है बॉय एक्टर की जरूरत है आपके नए सीरियल में। I like the serial for children, Friends, the most. It is a humorous serial which comes from Monday to Friday. मुझे जो है आपका एक सीरियल आता है, फ्रेंड्स नाम है, वो मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत ही ह्यूमरस यानी बहुत ही फनी टाइप का, और उसमें बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भरा हुआ है। ये वो शो है जो मंडे से लेके फ्राइडे तक आता है टीवी पे। इट इज़ माई डिज़ायर। अब देखो आप जो यहाँ से आपने चालू किया है ना पार्ट, शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, एंड यहाँ पे व्हाट यू हैव इज बॉडी। इसे क्या कहा जाता है, लेटर की बॉडी। बॉडी यानी जो मेन आप बात बताना चाह रहे हो वो आप उसमें इंक्लूड करोगे, यानी सारी डिटेल्स जो आपकी बॉडी में आ जानी चाहिए। सो इट इज़ माई डिज़ायर टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम। मेरी इच्छा है, डिज़ायर यानी मेरी इच्छा है इस प्रोग्राम में पार्ट लेने की। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन फॉर द सेम। बहुत ही सुंदर इंग्लिश है भाई, इसे मैं कहती हूँ बहुत ही सुंदर इंग्लिश। कैसे लिखा है समझो, ऐसे लाइन्स यूज करना। देखो भाई, आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टू काइंडली। अब जब भी आप बेटा किसी को लेटर या रिक्वेस्ट करते हो ना, तो अवॉइड करा करो प्लीज लिखना। प्लीज एक बहुत ही प्लीज वर्ड बुरा नहीं है, प्लीज कह सकते हो, बट जब लेटर या ऐसी टाइप की कोई स्मॉल रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उसमें प्लीज की जगह अपन काइंडली यूज करते हैं। काइंडली यानी इस पे बहुत ही काइंड तरीके से आप इसको रिक्वेस्ट को देखना। अब प्लीज का मतलब थोड़ा ज्यादातर हो जाता है गिड़गिड़ाने वाला प्लीज, मतलब बहुत ही ज्यादा यू आर अर्जेंट, नहीं भाई, आप उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यू यूज द वर्ड काइंडली, है ना। क्या है, काइंडली कंसिडर माई एप्लीकेशन फॉर द सेम। अब ये सेम कौन है भाई, बोलोगे मैम फॉर द सेम यानी क्या, ये इस प्रोग्राम की बात कर रहा है। फॉर द सेम जो आपने लाइन पहले लिखी है, पहले क्या लाइन लिखी है, इट इज़ माई डिज़ायर टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम। ये मेरी इच्छा है कि मैं इस प्रोग्राम में पार्ट लूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन फॉर द सेम। यहाँ पे सेम किसकी बात है, प्रोग्राम की बात है। तुमने पहली लाइन में कोई बात की, मान लो बेटा यहाँ मैंने प्रोग्राम की जगह एनुअल फंक्शन लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, एंड फॉर द सेम मतलब मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ कि आप जो है फॉर द सेम यानी उस प्रोग्राम के लिए मुझे सिलेक्ट करें, मेरे एप्लीकेशन को कंसिडर करें। बिसाइड्स बीइंग अ सीनियर स्टूडेंट, यानी बिसाइड्स बीइंग यानी एक सीनियर स्टूडेंट होने के अलावा, बिसाइड्स यानी उसके अलावा, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी जिम्मेदारियां इंक्लूड द स्कूल मैगजीन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट एंड ड्रामा एंड क्विज। तो वो जो है अपने बारे में, यार तुमको कोई रोल चाहिए तो तुम अपनी थोड़ी तारीफ तो करोगे ना, तो उसको बता रहा है बिसाइड्स बीइंग अ सीनियर स्टूडेंट, एक सीनियर स्टूडेंट होने के अलावा मेरी दूसरे जो काम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं स्कूल मैगजीन में जो है काम करता हूँ, स्कूल मैगजीन को ये जो है डिज़ाइन वगैरह करता हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता हूँ, ड्रामा है, क्विज़ है, डांस है, उन सब में मैं पार्ट लेता हूँ। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि वो कितना एक्टिव है। ये सब भैया लाइनें आपको खुद से लिखनी है, कोई बताएगा नहीं लेटर में। तो लेटर में आपको बिल्कुल ये सोचना है, कभी भी आपको लेटर दें, ऐसे दें, तो सबसे आसान तरीका पता है क्या है लिखने का, अपने आप को उस चीज़ की जगह समझो। अगर राइटर लेटर लिखा है तो मतलब ये तुम्हें दिया है लेटर, तो तुमको अगर किसी भी टीवी प्रोग्राम में पार्ट लेना है तो तुम अपनी क्वालिटीज़ बताओगे, है कि नहीं भाई। अब लास्ट आता है कंक्लूजन। लास्ट में क्या लिखोगे, कंक्लूजन हमेशा होना चाहिए। तो मुझे जब भी लेटर लिखोगे तो ऐसा दिखना चाहिए 2 पैराग्राफ्स में, 2 से 3 पैराग्राफ्स में आपका लेटर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ किसका होगा, कंक्लूजन का। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ कमिंग अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरूंगा। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने मुझे मौका दिया, इट विल बी माई सिंसियर एंडेवर टू प्रूव माई वर्थ बाय पुटिंग माई हार्ट एंड सोल टू प्रोफेशनल आई एम डीपली कमिटेड टू द प्रोफेशन आई एम डीपली कमिटेड टू, है ना। टू प्रोफेशनल नहीं है, टू प्रोफेशन आई एम डीपली कमिटेड टू, यानी अगर आपने मुझे मौका दिया तो मैं बिल्कुल ही ना इतना सिंसियर काम करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों वर्थ हूँ, क्यों काबिल हूँ इस चीज़ के। मैं अपना हार्ट एंड सोल यानी
जैसे हिंदी में कहते हैं ना जी जान लगा दूंगा, सो आई विल पुट माई हार्ट एंड सोल टू द प्रोफेशन आई एम डीपली कमिटेड टू। प्रोफेशन यानी इस एक्टिंग के प्रोफेशन को मैं बिल्कुल समर्पित हूँ, तो मेरे एफर्ट से आपको बिल्कुल ये दिखेगा। लास्ट में लिखा है अवेटिंग अ फेवरेबल रिप्लाई, मैं जो है एक फेवरेबल यानी शायद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में रिप्लाई देंगे। आप ये भी लिख सकते हो, आप जो है लिख सकते हो लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू। कुछ वर्ड्स देखो, मैं हर कोशिश करती हूँ हर जो है बेटा आपको वीडियो में अलग अलग वर्ड्स बताऊँ, है ना, तो आपको सेम कभी कभार नहीं मिलेंगे, ताकि आप जो है भाई डिफरेंट स्टूडेंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। किसी को ये लिखना है ये लिखे, किसी को लिखना है लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, यानी आपसे सुनने के लिए मैं तत्पर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपका रिप्लाई जल्द आएगा। ठीक है, लास्ट आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली लिख सकते हो आप, और भी क्या लिख सकते हो भाई, ट्रूली लिख लो, सिंसियरली लिख लो, फेथफुली लिख लो, ठीक है, ट्रूली या फेथफुली ये सब भी आप जो है लिख सकते हो। एंड लास्ट में आप जो है जो आपने नाम यूज़ किया है उसे कंसिडर कर सकते हैं, जैसे रमन नाम लिया है तो योर्स ट्रूली रमन। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर, चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और ये प्रोफेशन है, ठीक है। चलिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन जो आपकी बुक में दिया है, राइट योर इम्प्रेशन ऑफ द हिंदी फिल्म विच यू हैव सीन रिसेंटली। अब ये काम बिल्कुल आपके लिए है, आपको जो है आपने अभी रिसेंटली में ही कोई अगर हिंदी मूवी देखी हो तो वो मूवी आपको कैसी लगी, इम्प्रेशन यानी उस मूवी में क्या था, कौन से एक्टर्स थे, मूवी का टाइप क्या था, तुम्हें अच्छी लगी, कोई कमियां लगी, तो वो आपको बताना है। और ये आपकी आई थिंक पैराग्राफ राइटिंग, ऐसे राइटिंग का पार्ट है ये। सो अगेन यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से एक मूवी लिखी है, आपको जो भी आपने मूवी देखी हो तो आप यहाँ से क्या कुछ वर्ड्स का आइडिया ले सकते हो कि पलक मैम ने देखो कैसे कंपोज किया है चीज़ को। ठीक है, चलिए आपको अपनी मूवी लिखनी है। और वन मोर थिंग, आपके लिए छोटू सा होमवर्क क्या रहेगा, छोटू सा होमवर्क है, बहुत ही इतना प्यारा होमवर्क बोलोगे मैम रोज़ दिया करो। क्या होमवर्क है, जिस भी मूवी का आप लोगे बेटा, है ना, जैसे मान लो मैंने आगे बता देती हूँ, पहले ही मैंने पीकू मूवी ली है ना, पीकू मूवी रिसेंटली देखी थी भाई, तो वो ले ली। तो आपने कोई भी मूवी देखी हो भाई, टीवी पे आ रही थी, खैर लगी वो पहले थी, टीवी पे आ रही थी, रिसेंटली देखी तो मुझे याद है भाई, है ना। आप कोई भी मूवी हो तो जो भी मूवी के बारे में आप लिखो उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखती हूँ कितने बच्चे जो हैं सेम मूवीज़ देखी हैं सबने, है ना, और उसी के बारे में लिखा है। सो आप भी देख सकते हो, जो आपके वीडियो मेट्स हैं, है ना, मैग्नेट ब्रेन्स के जो आपके फ्रेंड्स हैं भाई, उन्होंने भी क्या सेम मूवी के बारे में लिखा है। तो सिंपल होमवर्क है, कैसे लिखना है पैटर्न बता रही हूँ। HW लिखना कमेंट सेक्शन में, यानी ये होमवर्क है अपना, डैश लगाना और अपनी मूवी का नाम लिख देना। ओके चलिए आगे अब मैं बता देती हूँ यार मैंने क्या लिखा है। आई रिसेंटली वॉच्ड द मूवी पीकू, तो जो भी मूवी देखोगे आप उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डालेंगे। अ ब्यूटिफुल मूवी दैट पोर्ट्रेज द रिलेशन ऑफ फादर डॉटर, और हमें पता है बहुत ही सुंदर मूवी है ये, जो कि पोर्ट्रेज यानी कौन किसका रिश्ता बताती हैं, फादर और डॉटर के, यानी एक बाप बेटी का रिश्ता बता रही है मूवी। पीकू एंड ओनली चाइल्ड टू हर फादर, पीकू जो है अपने पापा की इकलौती बेटी थी भाई, लिव्स विद हिम, उनके साथ रहती है। शी वर्क्स वाइल हर फादर हु इज़ ओल्ड लिव्स एट होम विद देयर सर्वेंट, यानी वो काम करती है वाइल हर फादर, जबकि उसके पापा जो हैं ओल्ड हैं भाई, है ना, एजड हैं, तो वो जो है घर में उनके सर्वेंट के साथ रहते हैं। इवन दो दे फाइट अ लॉट शी अडोर्स हिम, देखो होता है बाप बेटी जो भी अपने घर में लोग होते हैं, हम उनसे ज़रूर लड़ते तो हैं, लेकिन शी अडोर्स हिम यानी वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उसको बहुत ज़्यादा अडोर करती है। पीकूज फादर हैज़ कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत ही बढ़िया कहानी है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। दीपिका पादुकोण एंड अमिताभ बच्चन जी की कहानी, उनको जो है ना कॉन्स्टिपेशन होता है, सो ही ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट इट। यार ओल्ड एज वाले लोगों को क्या ही हो गया ना, पेट की बीमारियाँ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पेट की प्रॉब्लम होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन था, तो ही ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट इट एंड गेट्स इरिटेटेड। तो वो कितना कंप्लेन करते हैं मूवी में और इरिटेट होते हैं। दे डिसाइड टू विजिट कोलकाता हर एंसेस्ट्रल होम, ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब वो कोलकाता विजिट करेंगे, उनके एंसेस्ट्रल होम है यानी उनके पूर्वजों का घर है। दे हायर अ टैक्सी ड्राइवर राणा फॉर द जर्नी, और उन्होंने टैक्सी ड्राइवर राणा को हायर किया था, है ना, और यही पूरी इंटायर मूवी जो है इसी पे बेस्ड है। और राणा कौन थे, हमारे बहुत ही बेहतरीन एक्टर जो हैं इरफान खान, वो थे भाई, है ना। पीकू एंड राणा फाइट मेनी टाइम्स ओवर सिली थिंग्स बट द एंड इज हैविंग अ क्लोज बॉन्ड आफ्टर। पीकू और राणा खैर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते थे, लेकिन एंड में जो है काफ़ी उनकी करीबी बॉन्ड दिखाई गई। आपको समझ आ रहा है, मैंने ना ऑलमोस्ट भाई 2.5-3 घंटे की मूवी जो है इतने पैराग्राफ में डाल दी है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। आपने जो भी मूवी देखी हो आप उसके बारे में थोड़ा बताना, ठीक है, और आपको कैसी लगी। अच्छा अब अगेन पूरी मूवी मत लिख देना, है ना, 3-4 पन्नों की, आपको कोशिश करना है कि 2 पैराग्राफ्स में आप उसको जो है सम अप कर दो। जैसे देखो मैंने यहाँ तक एंड कर दिया,
शॉर्ट टेम्पर्ड पीकू बिकम्स काम एंड फनी। कैसे सिंपली बता दिया कि पीकू पहले शॉर्ट टेम्पर्ड थी। अच्छा, शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है यहाँ ऐसा इंसान जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आता हो, शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना, हल्का सा कुछ बोल दो गुस्सा आ जाए। तो ऐसी थी पीकू पहले, लेकिन बाद में वो कैसी होती है, काम और फनी, यानी एकदम शांत और बहुत ही जो है फनी बन जाती है। द रोल ऑफ पीकू इज प्लेड बाय दीपिका पादुकोण। शी हैज़ डन इट एक्सेप्शनली वेल, बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है। अमिताभ बच्चन प्लेज द रोल ऑफ अ फादर मिस्टर बैनर्जी। इरफान खान इज राणा। इट इज़ अ ड्रामेटिक, देखो एंड में कैसे बताया कि कैसी मूवी थी। देखो मूवीज़ के जॉनर होते हैं, जॉनर GENRE, ये वर्ड आपने सुना होगा, इसे जॉनर कहते हैं। तो अलग अलग मूवी जॉनर होती है, कोई रोमांटिक मूवी होती है, कॉमेडी होती है, एक्शन होती है। तो ये मूवी कैसी थी, इट इज़ अ ड्रामेटिक एंड रोमांटिक मूवी, थोड़ा ड्रामा है और थोड़ा रोमांस है इस मूवी में। इट पोर्ट्रेज लव बिटवीन फादर एंड डॉटर, बाप और बेटी के बीच का प्यार दिखाती है ये मूवी। तो ये मैंने अपने तरीके से लिखा है, आप जो भी मूवी लिखो वो मुझे ज़रूर बताना। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। ऑलराइट, सो इसी के साथ ख़त्म होते हैं हमारे लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर्स एंड इवन कॉम्पोजिशन। तो उम्मीद करती हूँ आपके जो जितने भी डाउट्स हैं वो सभी के सब क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स, बता दूं फिर से, ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो हमारा इंग्लिश चैनल भी है, हिंदी चैनल तो जो आप देख ही रहे हैं। डिफरेंट बोर्ड्स, ओलंपियाड्स, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कराते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, ताकि आपको जो है क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे। वन मोर थिंग, इफ़ यू गाइज वांट, तो आप जो है हमसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कनेक्टेड रह सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल बने रहना, जहाँ पे हम ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सी ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, गुड बाय।